एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी, और ये हम न्यू एडिशन वाली बुक से कर रहे हैं। तो चलो विदाउट डिले जो है अपने वीडियो को शुरू किया जाए। इन चैप्टर 2 वी सॉ द रीजंस लाइक कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। देखो हमने चैप्टर 2 में सीखा था, बेसिकली हमने देखा कि जो कावेरी डेल्टा है ना वो सेंटर बन गए थे लार्ज बड़े बड़े किंगडम्स के। उस समय क्या हुआ करता था, ऐसा तो था नहीं जैसे आज भारत है, उस समय बहुत बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो कावेरी डेल्टा जो था ना वो बन रहा था। क्या बन रहा था भाई? इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट द रीजन्स लाइक कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर, है ना, ये सेंटर बन रहे थे। जैसे दिल्ली बनता है ना आज हमारे देश का सेंटर, हमारी राजधानी, उस समय कावेरी डेल्टा बन रहा था। ठीक है, ऐसे समझो। डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया दैट देयर वाज अ नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? भाई तुमने चैप्टर 2 तक नोटिस किया कि भाई दिल्ली तो किसी की कैपिटल था ही नहीं, बड़े बड़े राज्य बन गए, और दिल्ली जैसे आज आप इतना इंपॉर्टेंट मानते हो उस समय उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली जो था, ये बता रहे हैं कि भाई कारण यही था कि दिल्ली किसी राजा की उस समय राजधानी इसीलिए नहीं बना था क्योंकि दिल्ली था ही नहीं 12th सेंचुरी से पहले इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट सिटी कब बना था? दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी याद कर लो, दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी बना था 12th सेंचुरी में। आगे चलते हैं। टेक अ लुक एट टेबल 1। जो टेबल 1 आपको दी हुई है अगले पेज पे दे रखी है, तो कह रहे हैं भाई उसको ध्यान से देखो। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिल्ली सबसे पहले कौन से राजा के राजधानी बना था? तो तोमर राजपूत थे जिनकी राजधानी सबसे पहले दिल्ली बना था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। और तोमर राजपूतों को किसने हराया? हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी। अब 12वीं शताब्दी का मिडिल आया, 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में जो साल आए उसमें ये तोमर राजपूत हार गए। और हराया किसने इन्हें? चौहानाज ने इन्हें हराया। और चौहानाज को हम क्या कहते हैं? चाहमनाज भी बोलते हैं। चौहान थे अजमेर के। कहानी क्या समझे? कहानी ये समझे कि दिल्ली जो था भाई पहले तो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। पहले तो कावेरी डेल्टा जो था वो बड़े बड़े किंगडम्स का सेंटर हुआ करता था। फिर 12th सेंचुरी में जाके दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट हुआ, और दिल्ली जो था वो सबसे पहले तोमर राजपूतों की राजधानी बना। ये तोमर राजपूत जो थे इनको जो है चौहानों ने हराया। ये चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे। और इन चौहानों को और क्या कहा जाता है? चाहमनाज कहा जाता है। इट वॉज अंडर द तोमराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी। अब हुआ क्या? तोमर, पहले तो तोमर आए, फिर तोमरों को किसने हराया? चौहानों ने। तो फिर चौहान आए। तो तोमरों और चौहानों के टाइम पर दिल्ली जो था वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल सेंटर बन गया था, बहुत ज़्यादा व्यापारिक केंद्र बन गया था, व्यापार का केंद्र बन गया था। क्योंकि दिल्ली का क्या था ना, व्यापार का केंद्र इसलिए बनता है दिल्ली क्योंकि दूरी बहुत सारी जगहों से दिल्ली की समान रहती है। तो इस साइड से भी आ जाओ, उस साइड से भी आ जाओ, उस साइड से भी आ जाओ, तो क्या हुआ? एक कमर्शियल सेंटर बन गया दिल्ली। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स, बहुत सारे जो जैन व्यापारी थे, लिव्ड इन द सिटी, वो जो है शहर में रहा करते थे। अनकंस्ट्रक्ट किया करा उन्होंने सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे मंदिर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए। कॉइन मिंटेड, और कॉइन जो है वो बनाए, मिंट किए जाते थे उस समय कॉइन। जैसे आप 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का आज देखते हो तो उस समय भी कॉइन मिंट हुआ करते थे, जिनको देहलीवाल कहा जाता था। प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि भाई देहलीवाल क्या है? तो देहलीवाल क्या थे? जो कॉइन मिंट किए जाते थे उस समय उन्हें देहलीवाल कहा जाता था। देहलीवाल, और जिसका वाइड सर्कुलेशन था। जैसे आज आपका नोट है भाई, सब जगह जो है नोट चलता है आपका 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, राइट? उस समय ये कॉइन जो थे जिन्हें देहलीवाल कहा जाता था ये चला करते थे, बहुत ज़्यादा इनका सर्कुलेशन था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड with the foundation of the Delhi सल्तनत in the beginning of the 13th century। देखो 12th आते आते सबसे पहले तोमर राजपूतों की राजधानी बनी। फिर तोमरों को किसने हराया? चौहानों ने हराया। सॉरी। फिर चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया होगा, जब हरा दिया होगा तो फिर दिल्ली उनकी भी राजधानी बन गई, और फिर दिल्ली इंपॉर्टेंट एक कमर्शियल सेंटर बन गई। इसके बाद क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ दिल्ली का एक कैपिटल में, दैट कंट्रोल वास्ट एरिया, जिसने कंट्रोल किया। कैपिटल क्या करता है? पूरे दूर दूर के इलाकों को कंट्रोल करता है। दिल्ली आपका कैपिटल है ना? तो दिल्ली के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके ऑफिसेस हैं। कहाँ कंट्रोल करते हैं? पूरे देश पे कंट्रोल करते हैं वहीं से बैठ के। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू अ कैपिटल, एक कैपिटल, एक राजधानी की तरह
जिसने कंट्रोल किया बहुत वास्ट एरिया पे सब कॉन्टिनेंट के। अब सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो पहले ना क्या था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया ये सब एक ही थे, पूरा सब कॉन्टिनेंट था, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, और फिर यहाँ से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होगी। कौन सी शताब्दी से? 13वीं शताब्दी से जाके ये कहानी शुरू होती है। टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन। अब आप टेबल 1 को दोबारा से देखो, अगेन करो और आइडेंटिफाई करो 5 डायनेस्टीज। 5 डायनेस्टीज आपको देखनी है। डायनेस्टी क्या होती है? राजवंश, राजा का वंश, राजा, उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे राजाओं के वंश चला करते थे पहले। हमारी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुन के नहीं आते थे, सब वंश चला करते थे। तो 13वीं शताब्दी से दिल्ली राजधानी बना, इसने दूर दूर तक कंट्रोल किया, फिर राजाओं के वंश आए, तो दिल्ली सल्तनत, वहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है। ठीक है। द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़, नहीं, द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नोन एज दिल्ली। अब दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत अलग अलग जगह एरिया बसाए। अभी सुल्तान आया, समझो कि तुम एक दिल्ली के सुल्तान हो, तो दिल्ली तो थोड़ी ना था, वो तो ज़मीन का टुकड़ा था उस समय। उन्होंने जगहें बसाई बहुत सारी दिल्ली में, है ना, लोग वहाँ पर आकर रहने लगे, व्यापार होने लगा। वो जगहों का नाम क्या था? जैसे कि अब देखोगे दिल्ली, कोहाना, सीरी, जहाँ पन्हा, ये जगहों को नाम उन्होंने दिए। जिस जगह को आज आप दिल्ली के नाम से जानते हो, उस जगह को उस समय क्या बोलते थे? दिल्ली, कोहाना, सीरिया, जहाँ पन्हा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। क्या था? दिल्ली पहले इंपॉर्टेंट था नहीं, फिर तोमरों के टाइम पर दिल्ली इंपॉर्टेंट हुआ। तोमरों को चौहानों ने हरा दिया, चौहान हरे, 13वीं शताब्दी आते आते दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर बन गया। ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग शासक थे, उन्होंने दिल्ली में जो जिस जगह को आज आप दिल्ली के नाम से जानते हो, वहाँ पर जगहें बसाई थी। दिल्ली कोहाना बसाया, सिरी बसाया, जहाँपन्ना बसाया। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हम आते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। यहाँ से तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं भाई। सबसे पहले तोमर राजपूतों का टाइम आता है अर्ली 12th सेंचुरी में, है ना, 12वीं से ही हमने बोला था। तो अर्ली 12th सेंचुरी जो बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी, तो 1165, 12th सेंचुरी मतलब 11 वाला पूरा सीरीज चलता रहेगा इसके अंदर। जैसे ही 12 लगेगा फिर 13th सेंचुरी शुरू हो जाएगा ऐसे। अनंगपाल, उनका टाइम पीरियड रहा 1130 से 1145, ये याद करना है आपको अच्छे से। फिर चौहान आए, हमने बताया भाई तोमरों को चौहानों ने हराया था, अजमेर के जो थे, जिन्हें चाहमनाज भी कहा जाता था। फिर इनका टाइम आता है पृथ्वीराज चौहान, बहुत आपने नाम सुना होगा इनका। तो 1175 से 1192 तक इनका टाइम रहा। फिर अर्ली तुर्किश रूलर आए थे, तो 1206 से 1290 तक चले। कुतुबुद्दीन ऐबक आया इसके अंदर, शमशुद्दीन इल्तुतमिश आया इसके अंदर, फिर रजिया भी आई, गयासुद्दीन बलबन आया। टाइम पीरियड याद कर लेना। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है जो 1290 से 1320 तक चलती है। मतलब ये अलग अलग राजा आते गए, ये पिछले वालों को हटाते गए और खुद शासन करते चले गए। युगों तक ये चलता रहा, है ना। कौन आया? जलालुद्दीन खिलजिया, अलाउद्दीन खिलजिया। फिर तुगलक डायनेस्टी आई, उसमें गयासुद्दीन बलबन आया, मोहम्मद तुगलक आए, फिर शाह तुगलक आए। फिर सैयद डायनेस्टी आई जिसमें खिज्र खान आए। फिर लोधी डायनेस्टी आई जिसमें बहलोल लोधी आया। तो यहाँ तक आपके सिलेबस में है। इसके अलावा चलो चलते हैं आगे, क्या है भाई? अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान। अब चलो दिल्ली को समझते हैं कि जब ये सुल्तान वुल्तान आए थे ना, तो दिल्ली कैसी थी, क्या था, ठीक है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख सिंगुलर और नहीं, तारीख सिंगुलर और तारीख प्लूरल इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। ध्यान से समझना, जिसे आज आप इतिहास वर्ड सब्जेक्ट के नाम से जानते हो, उस समय ये लोग तारीख और तारीख बोला करते थे। हिस्ट्री इज इक्वल टू तारीख, तारीख लिखो यानी कि हिस्ट्री लिखो, तारीख लिखो, अलग अलग राजाओं के बारे में लिखो, अलग अलग हिस्ट्रीज लिखो। समझ में आ रहा है? तो तारीख सिंगुलर फॉर्म है, तारीख प्लूरल फॉर्म है किस वर्ड की? इतिहास शब्द की, हिस्ट्री शब्द की। ये पर्शियन भाषा का शब्द है, ठीक है। उस समय ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। हिस्ट्री पूछा जा सकता है कि दिल्ली जो सुल्तानों के अंडर में थी वो कौन सी भाषा में, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज क्या थी उस समय? पर्शियन लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था और यही एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी। तो जो ऑथर थे, ऑथर मतलब जो लिखते थे, अब देखो हिस्ट्री बैठ के कोई तो लिखेगा ना, तो कौन लिखता था इसे? लिखते थे लर्निड मैन, यानी विद्वान जो होते थे, बड़े ज्ञानवान लोग जो हुआ करते थे वो लिखा करते थे। इसके अलावा कौन लिखता था? जो सेक्रेटरी हुआ करते थे राजा के। सोचो राजमहल में बहुत अलग अलग लोग रहते हैं ना,
तो उसमें से जो विद्वान होते थे वो लिखते थे, सेक्रेटरीज लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है, जो पूरे प्रशासन का काम संभालता है। जैसे आपके यहाँ ऑफिसर्स नहीं होते, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, पूरे सरकार का, पूरे देश का काम संभालते हैं, ऐसे ही तब भी होते थे। पोइट्स भी इतिहास लिखा करते थे, इवन कोर्टियर्स जो दरबारी हुआ करते थे वो भी लिखा करते थे। सारे कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? पर्शियन भाषा में। याद रखना, हिस्ट्री जिसको हम तारीख सिंगुलर, त्वारीख प्लूरल से नाम से जानते हैं, वो पर्शियन भाषा में लिखी जाती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम जो होता था, वो जो लिखा जाता था, जो ऑथर्स होते थे त्वारीख के, वो कौन कौन होते थे पूछा जाएगा। तो भाई लर्नेड मैन हुआ करते थे, सेक्रेटरीज हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, पोइट्स हुआ करते थे और कोर्टियर्स हुआ करते थे। हु बोथ रिकाउंटेड का मतलब क्या होता है भाई? वो लोग वर्णन करते थे इवेंट्स का, जो भी घटनाएं हो रही है ना, राजमहल में मानो कि आज एक घटना हो गई तो उसको कोई लिख रहा है बैठ के, उसका वर्णन कर रहा है, उसको लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इवेंट्स जो भी होते थे, एंड एडवाइस भी करते थे। एक तो पूरे राज्य में और राजमहल में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको लिखा जा रहा है, तभी तो आज आप पढ़ पाते कि उस समय ये हुआ था। अच्छा, ऐसे पढ़ोगे कि तेनालीराम एक दिन महल में आया, फिर ये हुआ, तुमको कैसे पता? ये लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है ना। तो ऐसे ही हुआ करता था, ठीक है। अब ये इवेंट्स वगैरह लिखते थे, फिर एडवाइस भी करते थे रूलर को कि भाई राजा जी आपको ऐसे काम करना चाहिए। अभी देखो, आपके प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति हैं, तो वो सब कुछ, कोई ऐसे महान ज्ञाता तो व्यक्ति होते नहीं है कि सब कुछ आता होगा, गूगल है वो, कोई ऐसा नहीं होता ना। वो सलाहकार भी होते हैं, ऐसे हमारे मंत्रियों के सलाहकार भी होते हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो ऐसे ही ये लोग भी, जो हमारे सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोइट्स थे, कोर्टियर्स थे, ये लोग भी क्या करते थे? इतिहास को रिकाउंट किया करते थे, उसका वर्णन किया करते थे इवेंट्स का, और एडवाइस भी किया करते थे रूलर को कि गवर्नेंस कैसे करनी है, राजा जी आपको शासन कैसे करना है। और इम्फसाइज करते थे बहुत ज़्यादा। इम्फसाइज करना मतलब जोर डालना, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, की राजा, आप राजा हैं और आपको न्याय करना चाहिए, क्योंकि राजा अगर न्याय नहीं करेगा तो न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी, है ना। तो एक तरीके से ये लोग इनके अच्छे सलाहकार हुआ करते थे। सर्कल ऑफ जस्टिस मार्क कर लो, ये एग्जाम में आएगा, और तोते की तरह से याद कर लेना कि व्हाट इज सर्कल ऑफ जस्टिस। ये 2 से 3 नंबर में आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। अब क्या होता है, फ़क़्ह मुद्दबिर ने क्या किया? फ़क़्ह मुद्दबिर रॉट इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में फ़क़्ह मुद्दबिर ने कुछ लिखा। क्या लिखा? अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरी सोल्जर्स। तो एक राजा जो है सिपाहियों के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि नहीं तो सिपाही नहीं होंगे, सोचो, तो कोई भी राजा को मार देगा, राजा का तो क्या ही अस्तित्व ही क्या रह गया फिर, है ना। राजा की कोई सिक्योरिटी ही नहीं होगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक किंग जो है वो सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो हमारे सिपाही हैं ना, वो तो बिना तनख्वाह के काम ही नहीं करते। तो सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, तो सोल्जर्स जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। अब सैलरी कहाँ से आती है? जो पीजेंट्स हैं, आपके किसान वगैरह हैं, वो लोग देते हैं, जो रेवेन्यू देते हैं ना, जो टैक्स दिया करते थे उस समय, उससे जो है पैसा आता था राजा के पास। बट पीजेंट्स कैन नॉट पे रेवेन्यू ओनली व्हेन, दे कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। अब एक किसान कब देगा पैसा राजा को? कब देगा टैक्स? जब उसके खुद के पास कुछ पैसा होगा, प्रॉस्परस होगा, वो हैप्पी होगा राजा से, तभी तो देगा, वरना राजा को देगा ही नहीं। सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए तुम्हारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तुम्हारे सारे पैसे जो हैं अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तुमको कुछ नहीं दे रहे, क्या तुम टैक्स दोगे? नहीं ना। जब तुम खुश होगे कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, हमारे पैसे से बस रेलवे और सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो हम लोग भी टैक्स आराम से देते हैं। तो ऐसे ही होता था कि भाई राजा को टैक्स भी किसान तभी देंगे। उस समय तो किसान हुआ करते थे, है ना, ज़्यादातर लोग किसान है, जमींदार है, ऐसे ऐसे छोटे बड़े हाथ के काम ही करते थे, मशीनों का इतना आविष्कार नहीं हुआ था। सो ये लोग ना पैसा तब देंगे राजा को जब ये प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे। एंड दिस हैपन्स, अब ये प्रॉस्परस और हैप्पी कब होंगे? दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो जब राजा न्याय देगा, जब ऑनेस्ट गवर्नेंस देगा, ईमानदारी से न्याय करेगा, तभी तो ये सब पॉसिबल है। अब चलो साइड में आ जाते हैं। डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट? यस, आई थिंक सो, है ना। एक बिल्कुल सही तरीका तो है, राजा और उसके प्रजा के बीच संबंध कैसे रहने चाहिए, इससे हमें पता चलता है। अब व्हाट इज बर्थ राइट? भाई बर्थ राइट मतलब जन्मसिद्ध अधिकार, ऐसे अधिकार जो तुम्हें पैदा होने के बाद मिल जाते हैं, ठीक है। सो प्रिविलेजेस, अधिकार जो कि क्लेम किए जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, जब आप पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव करते थे, जो नोबल्स है ना, इनहेरिटेड द राइट्स टू गवर्न। अब नोबल्स कौन होते थे उस समय? जैसे मान लो कि अमीर अमीर लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे एक मान लो एक पुरोहित है, तो उस समय क्या होता था, पुरोहित जी मर जाएंगे तो पुरोहित जी का बेटा है, उसको ये गद्दी मिल जाएगी।
मानो कोई सेनापति है, सेनापति का बेटा मरेगा, नहीं सेनापति मरेगा तो सेनापति के बेटे को गद्दी मिल जाएगी। ये बर्थ राइट कितना चल रहे थे, आज कितना नहीं, आज तो क्या आपको एग्जाम देना पड़ता है, आप ऐसे नहीं अपॉइंट होते कि पापा की नौकरी थी तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन उस जमाने में बर्थ राइट कितना लिए जाते थे सब, बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज, है ना। लेकिन आज फैमिली सिस्टम हमारे देश में तो एटलीस्ट नहीं है कि भाई इस मंत्री का बेटा ही मंत्री चुना जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। बर्थ राइट हमारे यहाँ अब ये नहीं है। चलो इसके अलावा आगे चलते हैं भाई। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब हमें क्या करना है, कुछ एडिशनल डिटेल्स को अपने माइंड में रख लो, बिकॉज माइंड में नहीं रखोगे तो पेपर में क्या लिखोगे। चलो रखो, पहला पॉइंट है द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज। ध्यान रखो, जो इतिहास लिखते थे, कौन लिखते थे, फिर से रिवाइज करो, इतिहास कौन लिखता था, इतिहास लिखते थे सेक्रेटरीज, इतिहास लिखते थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स और ऑथर, नहीं कोटियर्स। ये चार पॉइंट याद कर लो, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कोटियर्स। अब ये लोग जो रहते थे, ये कहाँ रहते थे, ये लोग रहते थे सिटीज़ में, मेनली दिल्ली में रहा करते थे। ये हैड एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। बड़ा ही कोई इक्का दुक्का होगा जो गाँव में रहता होगा इन सब में से, लेकिन जितने भी ये त्वारिख लिखने वाले थे सब कहाँ रहते थे बच्चा, दिल्ली में रहा करते थे, शहरों में मेनली वो कह रहे हैं दिल्ली में रहते थे। अब दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। अभी क्या होता था, राजा उस समय तो क्या है कि राजा को ना चापलूसी करा करते थे लोग सारे के सारे, तो राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे, अच्छी हिस्ट्री लिखेंगे तो राजा खुश हो जाएगा, या ऐसा सोचते थे, और खुश हो जाएगा तो राजा हमें हो सकता है अपनी चेनी उतार के दे दे, हो सकता है आज अंगूठी दे दे, हो सकता है कोई ज़मीन का टुकड़ा ही दे दे। क्यों, क्योंकि ये लोग उसके बारे में अच्छा लिख रहे हैं। तो उस समय राजा, बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्हें चापलूसी बहुत पसंद थी, तो अपने बारे में अच्छा लिख पाते थे। आपने देखा इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे जाते थे तो उसमें भी राजा अपनी तारीफें लिखवाया करते थे। तो जो तारीख के राइटर्स होते थे, हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि वो शहरों में रहते थे, मेनली दिल्ली में रहते थे, गांव में बहुत कम रहते थे। और हमने दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि वो लोग रिवॉर्ड की चाह में ये तारीख लिखा करते थे, राजा के बारे में लिखा करते थे। और तीसरा पॉइंट है दीज ऑथर एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, जो कि बेस्ड है बर्थ राइट पे और जेंडर डिस्टिंक्शंस पर। अच्छा जी, राजा को ये भी एडवाइस करते थे ये कि भाई राजा जी, जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसे एज इट इज़ बने रहने देना। जो बर्थ राइट के हिसाब से लोगों को मिलती है गद्दी, उन्हें वैसे ही दे देना। और जो हमारे यहाँ जेंडर डिस्टिंक्शंस चल रहे हैं ना कि औरतों को ये काम नहीं करना है और मर्दों को ये काम नहीं करना है, तो वो भी बने रहने देना। जैसे औरतों को सेना में मत लो, क्यों, क्योंकि औरत तो उनके हिसाब से कमज़ोर होती थी। आज तो ऐसा कोई नहीं मानता है ना, लेकिन उस समय वो ये सिखाते थे राजा को कि जैसे राजा जो है इसी सामाजिक संरचना के हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट करे, ठीक है। लेकिन ये तीनों पॉइंट में याद होने चाहिए अच्छे से। लेकिन दीज आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन। मगर ये आइडियाज़ सबको पसंद नहीं थे। जैसे कोई मेरी तरह वाला प्राणी होगा तो बोल ही देगा ना, राजा जी ऐसा क्या थोड़ी होता है कि लेडीज़ में कम पावर होती है ना। तो ये वाली बात आ गई कि कुछ लोग उनमें थे उस ज़माने में भी जो ये सोचा करते थे कि नहीं भाई बर्थ राइट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। आपकी बात आ जाओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया, ये बनी सुल्तान। द क्रॉनिकल ऑफ द एज, जो उस समय के इतिहासकार थे। क्रॉनिकल कौन होते हैं, वो होते हैं इतिहास लिखने वाले, वो थे महनाज सिराज। महनाज सिराज नाम याद रखना। रिकग्नाइज, उन्होंने क्या चीज़ पहचान ली, क्या चीज़ समझ ली कि दैट जो रज़िया थी शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। उन्होंने ये माना कि जो रज़िया सुल्तान थी अपने सारे भाई जो थे उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उनसे ज़्यादा काबिल थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन फिर भी महनाज सिराज को ये पता होने के बावजूद भी वो कंफर्टेबल नहीं थे कि कोई लेडी उनके ऊपर शासन करे, कोई लेडी क्वीन बने। क्यों, क्योंकि दिमाग की संरचना तो वही बनी हुई है ना कि समाज का ढांचा क्या है कि पुरुष बाहर काम करेगा, स्त्री घर में काम करेगी, रानी बन जाए, पुरुषों पर अधिकार दिखाए, पुरुषों के ऊपर हुक्म चलाए। ये तो उन्हें मंजूर नहीं था। अब ये खुद ही लिख रहे हैं इतिहासकार। नॉर वर द नॉबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और जो नॉबल्स थे, दरबारी वगैरह थे, या जो अंदर बड़े बड़े अधिकारी थे, ये लोग कोई खुश नहीं था कि अरे यार एक स्त्री जो है वो हम पे हुक्म चला रही है, इन्हें मंजूर ही नहीं था ये बिल्कुल भी, ये लोग कोई खुश नहीं थे। एंड शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन एंड 1240। इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं कि 36 में बनी और 40 में, मतलब 4 साल में इन्हें गद्दी से भी हटा दिया। सोचो, जब आपको ये पता है कि ये ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ये ज़्यादा कैपेबल हैं, फिर भी आप इन्हें इनकी गद्दी से हटा दिया आपने, जस्ट बिकॉज। क्यों, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। क्या होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पढ़ो, ये भी आ सकते हैं लिखने के लिए। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, समाज में औरत का ये काम है, पुरुष का ये काम है,
औरत कमज़ोर होती है उनके हिसाब से, बायोलॉजिकल वो बोल रहे हैं, औरतों का शरीर अलग तरीके से बना हुआ होता है, पुरुष जो हैं बायोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका शरीर अलग तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू विमेन। अब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? बेसिकली यही तो शो किया जाता था कि पुरुष जो हैं वो स्त्री से ज़्यादा, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, वो सुपीरियर हैं। अब आ जाओ अगले पेज पे। When Minhaj Siraz thought about Razia, नहीं, what Minhaj Siraz thought about Razia, ये बड़े डिटेल में दिया हुआ है कि Minhaj Siraz के बारे में, Minhaj Siraz क्या सोचते थे रजिया के बारे में। So Minhaj Siraz thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God। अच्छा जी, इन्होंने ये खुद ही पता चल गया, इन्हें सपने में आए थे जैसे भगवान जी, ऐसे लिखा है इन्होंने। तो मतलब ये ऐसे कह रहे थे कि इनका मानना ये था, Minhaj Siraz जी सोचते थे कि जो क्वीन का रूल है ना, मतलब रानी वाला रूल है, वो तो अगेंस्ट है ना आइडियल सोशल ऑर्डर के, जो कि भगवान ने बनाया है। भगवान ने तो क्या बनाया, उन्हीं के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से भगवान ने बनाया है कि जो औरत है वो पुरुष के अंडर में रहनी चाहिए और राजा किसको बनना चाहिए, पुरुष को बनना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सोशल ऑर्डर उनके हिसाब से भगवान ने ये बनाया है, बट इन विच वीमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, है ना। आइडियल सोशल ऑर्डर क्या बनाया है भगवान ने उनके हिसाब से, कि जो औरत है ना उसको पुरुष के अंडर रहना चाहिए कहीं ना कहीं ही। देयरफॉर आर्ग्स, इसीलिए उन्होंने कहा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, भगवान का जो रजिस्टर है ना, जिसमें औरतों का अलग एक पेज है और पुरुषों का अलग, उसमें जो रजिया का नाम है वो तो पुरुषों वाले उस पेज पे है ही नहीं, है ना। यही तो बात कह रहे हैं, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, सो हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। तो उन्होंने कैसे इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ ले सकती है जबकि ये तो कोई महिला है, ये तो भगवान जी का जो रजिस्टर है ना उसमें पुरुषों वाले पेज में आई नहीं थी, पुरुषों वाले कॉलम में है ही नहीं। तो ये इन्होंने सोच लिया था। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, उस समय जो दीवारों पे गुदवा के इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे ना, पत्थरों पे लिखवाते थे, और जो कॉइन आते थे उस समय, ठीक है, कॉइन याद है ना, तो कॉइन जो आते थे, सिक्के, तो रजिया ने मेंशन किया था अपने आप को कि मैं डॉटर हूँ सुल्तान इल्तुतमिश की, मैं पुरुष नहीं हूँ। उनको अब डॉटर होने में कोई ऐसा उनकी नाक नहीं झुकती थी कि वो डॉटर हैं या वो कोई लड़की हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने लिखवाया कि मैं डॉटर हूँ सुल्तान इल्तुतमिश की। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, हु इज रजिया, शी वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, राइट। और उसके बारे में 2-3 पॉइंट और लिख देना कि भी 36 में गद्दी पे बैठी थी, 40 में उतार दी गई थी 1240 में, और क्योंकि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज वो एक विमेन थी, और उस समय सोसाइटी ऐसी थी कि विमेन को एज अ रूलर देखा ही नहीं जाता था, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। और इवन पढ़े लिखे लोग, जैसे इतिहासकार महनाज सिराज का जिक्र कर देना कि उन्होंने लिखा था ये कि वो ज़्यादा काबिल थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, फिर भी मुझे मंजूर नहीं कि कोई स्त्री जो है हम पर रूल करे, इस तरीके की बातें आप लिख सकते हो। अब एक तो रजिया सुल्तान के बारे में तुम्हें यहाँ पर बताया। इसके बाद दिस वॉज अ कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। एक आई रुद्रमा देवी, रजिया सुल्तान वाला केस हो गया क्लोज, बस इतना इन्फॉर्मेशन था। अब आती है रुद्रमा देवी जो कि बिल्कुल अलग थी। रजिया ने लिखवाया कि मैं डॉटर हूँ, ठीक है, जैसे आई एम प्राउड टू बी अ डॉटर, इसीलिए तो वो लिखवा रही थी। अब क्या है, रुद्रमा देवी ने क्या किया, ये कहाँ की थी, ये काकतीय वंश की थी, डायनेस्टी की थी, वारंगल के, जो कि पार्ट है आज जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश जगह जानते हो ना, उस समय काकतीय वंश था वारंगल में, उस समय वारंगल था जगह, और वहाँ पे काकतीय वंश था, वहाँ रुद्रमा देवी थी। अब रुद्रमा देवी ने क्या किया, चेंज कर लिया अपना नाम, कहाँ पर, इंस्क्रिप्शंस पर उन्होंने दिखाया ही नहीं कि वो एक औरत है, क्योंकि उन्हें पता ना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पर रुद्रमा देवी कैसे लिखवाया, प्रिटेंड कैसे किया जैसे कि वो एक आदमी हो। ध्यान रखो कि रजिया ने एज अ डॉटर अपने आप को सबके सामने लाई, कॉइन पर लिखवा दिया, इंस्क्रिप्शंस पर लिखवा दिया। लेकिन जो रुद्रमा देवी थी, जो काकतीय वंश की थी, वारंगल के, जो कि आज आंध्र प्रदेश की जगह है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शंस पर ऐसे दिखाया जैसे कि वो मैन थी। अनदर एक क्वीन आई दिद्दा, इनका नाम याद रखना, दिद्दा। रूल किया इन्होंने कश्मीर पर। दिद्दा ने कब रूल किया, कितना रूल किया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, है ना, दिद्दा बोलते थे इनको। अब दिद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि भाई दिद्दा क्यों बोलते थे इनको। इट कम्स फ्रॉम दीदी, ये शब्द आया दीदी शब्द से, और एल्डर सिस्टर के नाम से, मतलब दीदी मतलब बड़ी बहन, एंड ओब्वियसली अफेक्शनेट था, बहुत ज़्यादा टर्म थी, जैसे लगे कि हाँ भाई हमारी सबकी बड़ी बहन है तो लोग इन्हें प्यार करें, जो कि दिया गया था गिवन टू द लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। मतलब दीदी, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, तो प्रजा किसी को दीदी कह रही है, इसका मतलब प्रजा उनसे प्रेम करती होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया गया था। एक्सप्रेस करो महनाज का आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, महनाज के आइडिया को अपने अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर लोगे ना अब तो। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो रज़िया ने शेयर किया था दीज आइडियाज़ को? वो नहीं मानते थे, वो तो बन गई थी, उनको तो हटाया गया बाद में, ठीक है। वाई डू यू थिंक, कि तुम सोचते हो इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अ वीमेन टू बी अ रूलर, क्योंकि पूरा समाज मानने को ही तैयार नहीं था। वो लोग तो सोचते थे बायोलॉजिकली हमसे वीक ही हैं एक तरीके से, इनका बॉडी शेप अलग है, ये हमसे कमज़ोर हैं, ये तो औरत हैं, हम महान हैं, हम भगवान जी के रजिस्टर में हमें हमारे बारे में लिखा हुआ है कि हमें शासन करना चाहिए। तो ऐसी कोई कहानी उस समय चल रही थी। चलो, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। अब हम अच्छे से क्लोजर लुक मतलब अच्छे से समझते हैं कि उस समय का जो खिलजी और तुगलक के टाइम पर, खिलजी और तुगलक आगे पढ़ेंगे ना, तो ऐसा हम इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं, हमने तोमर पढ़ा, फिर राजपूत पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम खिलजी और तुगलक भी पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं उनके टाइम पे क्या रहा भाई। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, बहुत बड़ा किंगडम हो गया है ना, उसमें बहुत सारी जगहें होती हैं। अभी तुम सोचो भारत है तुम्हारा, तो गुजरात भी है, इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, बहुत सारी जगहें हैं ना, तो एक करना है इसको ऐसे दिखाना कि पूरी एक जगह है, एक भारत है। तो ऐसे ही कंसोलिडेशन करना, एक करना किसी किंगडम को जो कि बहुत वास्ट है, ठीक है, जिसे हम कैसे नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, उसको ज़रूरत थी अच्छे अच्छे गवर्नर्स की, अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की। जैसे हमें चाहिए होते हैं ना अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर्स, तो उस समय ये लोग थे कि गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी। अब रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स, उस समय क्या हुआ, जब खिलजी और तुगलक का टाइम आया था, ध्यान से समझना, खिलजी और तुगलक का टाइम आया तो उस समय क्या हुआ, इन्होंने एरिस्टोक्रेट्स, यानी एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं बच्चे, जो सामंत लोग जो होते हैं, लैंडेड चिफ्टन्स। क्या होता था सामंत, समझो राजा जो है वो अकेले तो पूरा शासन संभाल नहीं सकता, पूरी सारी जमीनों से जाके टैक्स वसूल कर सकता है एक राजा? नहीं ना, एक प्रधानमंत्री जी को बोलो कि राजस्थान का, गुजरात का, सब जगह का हिसाब किताब आप ही रखोगे, सब से टैक्सेस आप ही लोगे, पॉसिबल है उनके लिए नहीं। सेम एज राजा के लिए पॉसिबल नहीं, वो भी आदमी था, है ना, इंसान ही था। उसने क्या किया, ज़मीन के अलग अलग टुकड़े, जैसे मान लो आज राजस्थान बोला राजू के हिस्से में आया, आप समझो कि दिल्ली एक और बंदे के हिस्से में आया, फिर एक और बंदे के हिस्से में एक जगह दे दी और कहा कि यहाँ से टैक्सेस तुम लोग वसूल करोगे। सो ऐसे ही सामंत हुआ करते थे उस समय, तो सामंतों को ये काम दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, लेकिन अपॉइंट ही नहीं करे एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, या फिर लैंडेड चिफ्टन्स जो होते थे, ज़मींदार जो होते थे, ज़मीनें जिनकी हुआ करती थी, उनको नहीं करा एज अ गवर्नर इन्होंने बुक। द अर्ली दिल्ली सुल्तान ने स्पेशली इल्तुतमिश ने तो क्या फेवर किया कि स्पेशल स्लेव्स जो उनके उस समय गुलाम हुआ करते थे ना, स्पेशल, उन्हें परचेज कर लिया फॉर मिलिट्री सर्विसेज के लिए। गुलाम कैसे होते थे उस समय पता है, बहुत गरीब गरीब जो लोग होते थे वो बिक जाते थे बेसिकली, और फिर वो जिसको बिक जाते थे ना, वही उसको पालता पोसता था, नौकरी चाकरी खाना पीना सब उसके हिस्से हो जाता था, पूरी ज़िंदगी वो आदमी उसकी सेवा करता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने स्पेशली क्या किया कि अपने गुलाम जो थे उनको पोजीशंस दी, इंस्टेड ऑफ जो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे पहले, तो उनको मिलता था ये सब काम, रेवेन्यू कलेक्शंस वगैरह का ज़मीनों से, इन्होंने इनको गवर्नर वगैरह की पोजीशंस दे दी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन दे दी। फिर क्या होता है, स्पेशली इल्तुतमिश ने तो, है ना, समझ गए ना। अब इनको बंदगाह कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में। क्या था बंदगाह, ध्यान से समझ लेना। ये जो स्लेव्स खरीदते थे ना, मिलिट्री सर्विसेज के लिए खरीदते थे, है ना, भाई इतनी बड़ी सेना भी तो बनानी है, भाई ये राजा बन के काम करेंगे तो बंदगाह कहा जाता था इन लोगों को। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम। अब बहुत अच्छे से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम में काम भी कर सकें, नहीं वहीं पर इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स में इनको बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाती थी। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स में इनको ट्रेनिंग मिलती थी। सिंस यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा कि भाई बंदगाह जो है वो क्या होता है, कौन इसको फेवर बहुत ज़्यादा करता था, किसके टाइम पर हुआ, इसके पहले कौन एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चिफ्टन्स जो होते थे वो गवर्नर हुआ करते थे, किसके टाइम पे फिर चेंज हुआ, ऐसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो देवर केयरफुली ट्रेंड, ये तो हो गया हमारा। चलो आगे चलते हैं। सिंस देवर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर्स। अब देखो, माता पिता ने बच्चे को बेच दिया, ऐसा ही होता था, माँ को कोई खरीद के ले जा रहा है, बाप को कोई ले जा रहा है, बच्चे को कोई ले जा रहा है पैथेटिक, आई नो, लेकिन ऐसा उस समय होता था। अब जिसने खरीद लिया, ये बच्चा तो बिल्कुल ही उसी पे डिपेंडेंट है, उसी के साथ रह रहा है, उसी के साथ बड़ा हो रहा है, तो उसी के प्रति लॉयल भी रहेगा हमेशा के लिए। सो ये क्या था, पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपॉन द मास्टर्स, एंड सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, क्योंकि सुल्तान को तो पता है इसके पास इतनी पावर है नहीं, ठीक है, जाएगा तो जाएगा कहाँ, मैं तो इसे खरीद चुका, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, तो ये ज़्यादा रिलायबल है मेरे लिए,
ठीक है, तो सुल्तान उन पर बड़ा विश्वास रखा करते थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स मतलब सामान, तो लैंडेड चिफ्टन्स मतलब जमींदार। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं भाई। स्लेव्स रादर देन सन्स, अब ये किसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे? अपने सेवकों पे ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने बेटों से ज़्यादा। तुम इतिहास पढ़ के देखो, कितने सारे बेटों ने तो पिता को ही उठा उठा के जेल में बंद कर दिया, मार दिया गद्दी के लिए। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पर उस समय क्या हुआ, ये लोग अपने सेवकों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे अपने बेटों के मुकाबले। बेटे तो आपस में वैसी गद्दी के लिए मर जाते थे। द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, अब सुल्तान को क्या एडवाइस दी जाती थी, क्या सलाह दी जाती थी? कौन देता था? बताया ना, जो दरबार में होते थे। A slave whom one has brought up and promoted, एक ऐसा स्लेव, एक ऐसा दास जिसे आपने बड़ा किया है, ब्रॉट अप किया है एंड प्रमोट भी किया है, मतलब अच्छी गद्दी पे से और अच्छी पोजीशन भी दी है। मस्ट बी लुक्ड आफ्टर, आपको उसकी देखभाल करनी ही चाहिए। फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव। और जैसे कहा जाता था, बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इतना वर्दी, इतना योग्य और इतना एक्सपीरियंस्ड स्लेव आपको मिला है। तो आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि आपका ये गुड लक है कि आपको ये मिला है, तो सारी ज़िंदगी जो है आपको इसको अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए, इसको लुक आफ्टर करना चाहिए। ठीक है, वाइज मैन हैव सेड, किसने कहा था? बुद्धिमान लोग कहते हैं दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन, कि अगर आपका नौकर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्दी है, मतलब योग्य है, एक्सपीरियंस्ड स्लेव आपको मिल गया है, तो वो एक बेटे से ज़्यादा बढ़कर होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन? क्या तुम सोच सकते हो कोई रीज़न कि एक बेटे से ज़्यादा बढ़िया क्यों बताया गया? चलो आगे देखते हैं। द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगन। अब खिलजी और तुगलक ने क्या किया? खिलजी वंश में और तुगलक वंश में इन्होंने बंदगार जो थे ये खरीद लेते थे, उनको ट्रेंड किया करते थे, बड़ा किया करते थे, अपनी सेना में शामिल कर लिया करते थे। ये इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला। एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने लगे। अब क्या हुआ? हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशंस। अब ये क्लाइंट्स क्या है? CLIENTS, क्लाइंट्स मतलब आश्रित, समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और की प्रोटेक्शन में आश्रित है, बेसिकली ना, तुम पर आश्रित है। अब तुम पैसा दोगे तो वो खा सकता है, नहीं तो उसके पास तो कोई और नौकरी है नहीं, है ना। अब उसके ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ये तुम पर आश्रित एक तरीके से। तो बंदगा, क्लाइंट्स, ये सब लगभग ये एक ही सेंस में आ रहा है। देवर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। अब इनको क्या किया गया? बड़े बड़े पद देने लगे, क्योंकि बेटे से ज़्यादा किसको मानने लगे? अब ये स्लेव को मानने लगे, क्लाइंट्स को मानने लगे। तो किन्होंने क्या किया? जनरल्स, गवर्नर्स के पद पर बैठाने लगे। हाउ एवर, फिर भी दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। लेकिन क्या हुआ उस समय? बहुत राजनीति का स्थिरता आ गई इस वजह से। बेटे को नहीं दे रहे हैं पोजीशन, या हम जमींदारों को नहीं दे रहे हैं, या जो पहले दिया जाता था सामंतों को पोजीशन दी जाती थी उनको नहीं दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? स्लेव्स को दे रहे हैं। तो बहुत पॉलिटिकल अस्थिरता तो आई जानी थी, तो वही आई। अब स्लेव्स एंड क्लाइंट्स जो होते थे वो लॉयल टू देयर मास्टर्स। अब क्या हुआ? ये जो बंदगां यानी कि जो स्लेव्स वगैरह होते थे, जो क्लाइंट्स जो कि आश्रित हुआ करते थे राजा पे, ऐसे लोग जो थे बहुत लॉयल हुआ करते थे अपने मास्टर्स के लिए और अपने पेट्रोन्स के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोन्स? मतलब संरक्षक, जो उसको खिलाता है पिलाता है, जो उसका संरक्षण करता है, बेसिकली उनके लिए तो ये लॉयल हुआ करते थे। बट नॉट टू देयर हायर्स, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उनके बेटे बेटे हुए, संरक्षक के बेटे हुए, है ना, या राजा वाजा के बेटे, उनके लिए नहीं थे इतने लॉयल वो। अब क्या हुआ? सुल्तान, क्योंकि उनकी जगह तो मतलब उनको तो क्या ही पसंद करते होंगे ये गुलामों को तो बेटे क्या ही पसंद करते होंगे ना, कि हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो डैडी नौकर को दे रहे हैं, तो नौकर को तो ये पसंद ही नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करेंगे। सो स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रॉन्स, यानी कि संरक्षक जो होते थे उनके, बट नॉट टू देयर हायर्स। अब सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, अब जो सुल्तान हुआ करते थे उनके अपने सर्वेंट्स हुआ करते थे। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? द एसेसेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क। एसेसेशन मतलब क्या होता है भाई? देखो, सिंहासन पर बैठाना। जब नए सुल्तान सिंहासन पर बैठते थे, ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो अक्सर देखा करते थे कि भैया झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी में। पूरा नोबिलिटी यहाँ पर सरदारों का मतलब है, तो जो पुराने सरदार हैं, नए सरदार हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, यही लोगों को देखने के लिए मिलता था। सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी इलाइट्स एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक, क्रिटिसाइज भी किया। अब सुल्तान शॉक भी हुआ बहुत ज़्यादा। उसने क्या किया? ये इनके बारे में क्या हुआ? जो उस समय त्वारिख लिखते थे, मतलब जो पर्शियन लैंग्वेज में इतिहास लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में उन्होंने ये लिखा भी कि ये लो एंड बेस बॉर्न ऑफ हाई ऑफिसर्स के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा था। क्या? नहीं, रुको, यहाँ से पढ़ते हैं वापस से। सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी इलाइट्स
एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारिक ने क्रिटिसाइज किया दिल्ली सुल्तान्स को फॉर अपॉइंटिंग, हाँ जी, लो एंड बेस बॉर्न लोग जो हैं, कि आप किसी को भी उठा के बता रहे हो, गद्दी पर बैठा दे रहे हो। पता है एक नाई को बैठा दिया गद्दी पर, तो मतलब वो उनके हिसाब से तो ये था कि भाई क्या अनपढ़ आदमी को आप शासन करने के लिए बैठा दे रहे हो, या आप किसी को भी बैठा दे रहे हो। बड़े बड़े लोग मर गए हैं कि आप इनको किसी को भी उठा के आप शासन, माली को, दर्जी को, ऐसे किसी को भी आप बड़ी बड़ी पोजीशंस दे रहे हो। तो इनका क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। और कर कौन रहा है? जो तारिक लिखते हैं, है ना। ये एडवाइस भी करते थे, तुम्हें पता होगा राजा को। राजा तो अपने हिसाब से चलता है, अभी राजा थोड़ा एडवाइस लेगा, मानेगा, ज़रूरी थोड़ी है। आगे ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, अब अधिकारी जन जो इनके ऑफिस में काम करते हुए, जो बेसिकली इनका राजकाज संभाल रहे हैं। सुल्तान महमूद तुगलक अपॉइंटेड, मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार को। और ये कौन था? एक वाइन डिस्टिलर था। मतलब कौन था? वाइन शराब बनाने वाला। अच्छा जी, इसको भी दे दिया जगह, है ना। तो इसका नाम क्या था? और इसके अलावा किसको दी गई थी? फारूक हज़ाम। ठीक है जी, फारूक हज़ाम कौन थे? एक बार्बर थे, दाढ़ी बड़ी बनाते नहीं, बाल काटते हैं वो। मनका और तब्बाक एक कुक था, और 2 गार्डनर मालियों को भी दिया। और इसके बाद लड्ढा और पीरा को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई। अब तुम जानो, यहाँ पे एक शराब बनाने वाले को दी, एक बार्बर को मिल गई पोस्ट, एक कुक को मिल गई, और 2 मालियों को पोस्ट मिल गई। 5 लोगों को ऐसी पोस्ट पकड़ा दी। तो जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जब इन्हें पकड़ाई, तो ज़ियाउद्दीन बरानी एक मिड 14th सेंचुरी का इतिहासकार था, है ना, जो हिस्ट्री लिखते हैं वो थे ये। उन्होंने क्या किया? लिखा, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स, कि भैया आपने जो अपॉइंटमेंट किया है ना, एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट। ठीक है, तो वो क्या लिखते थे कि सुल्तान को तो न्याय करना ही नहीं आता एक तरीके से, किसको कौन सी पोस्ट देनी चाहिए उसको समझ ही नहीं है। ज़ियाउद्दीन बरानी ने उस समय के सुल्तान के बारे में लिखा। क्यों? क्योंकि सुल्तान क्या कर रहे थे कि सामंतों को, ज़मींदारों को पोजीशन देने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस किसी माली को पकड़ा रहे हैं, शराब बनाने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे लोगों को ये पोजीशंस देने लग गए थे। और उन्होंने कहा था कि सुल्तान के पास क्या है? अब इनकैपेबिलिटी है, एक तरीके से इनकैपेसिटी है रूल करने की। अभी सुल्तान को समझ नहीं आ रहा रूल कैसे करना चाहिए, किसको पोजीशन देनी चाहिए, किसको नहीं। तो इस तरीके का काम भी हो रहा था उस समय। लाइक द अर्लियर सुल्तान, पुराने सुल्तानों की तरह ही द खिलजी एंड द तुगलक मुनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स। भाई जैसे पहले करा करते थे मिलिट्री कमांडर्स चुने जाते थे, तो ऐसे ही खिलजी और तुगलक के टाइम पे भी हुआ कि भाई मिलिट्री कमांडर्स चुने जाने लगे एज गवर्नर्स की तरह ऑफ द टेरिटरी ऑफ वेरियंग साइज। मतलब एक मान लो कि 100 किलोमीटर का टुकड़ा, किसी को 50 किलोमीटर का, किसी को 25 किलोमीटर का, ऐसे साइज जो थे वो दे दिए जाते थे। और कहा जाता था भाई तुम इस लैंड पे जो है काम करोगे, शासन करोगे। मुनार्क अपॉइंट करता था मिलिट्री कमांडर्स को, ठीक है, उस जगह के मिलिट्री कमांडर्स को, जैसे कि खिलजी और तुगलक ने किया। ठीक है, समझ आ रहा है। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्तास। तो इन ज़मीनों के टुकड़े को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। इक्ता कहते थे। अंदर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। तो इन ज़मीनों के टुकड़ों को जो संभाल रहा है, इनसे जो टैक्स वसूल करेगा, उसको कौन बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम मुक्ति या इक्तादार। तो इक्ता क्या है? पीस ऑफ लैंड एक तरीके से। और इक्तादार कौन होते थे? जिसकी ड्यूटी होती थी, द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज या इक्तादार वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपियंस। ये मिलिट्री कैंपियंस चलाते थे, एक तरीके से सेना तैयार करते थे राजा के लिए। और क्या करते थे? इसके अलावा कुछ और करते थे, और मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ता। कि भाई उनकी जो ज़मीन है, मान लो कि एक इक्तादार मेरठ का है, तो वो उसका काम क्या है कि मेरठ के लिए आर्मी तैयार करे उसकी सुरक्षा के लिए, और जब राजा को ज़रूरत हो तो वो आर्मी राजा के लिए भी काम करे, और मेरठ के अंदर क्या रहे कि सुख शांति बनी रहे, वहाँ पे दंगे वंगे ना हो, लोग आपस में ना भिड़े। तो ये इक्तादार के 2 काम हैं। दोनों पॉइंट आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। आ जाओ, क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या लिख कर आओगे? द ड्यूटी ऑफ मुक्ताज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपियंस। और सेकेंड पॉइंट बना के लिखोगे कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ताज। इन एक्सचेंज, इसके बदले में, अब आपको इक्तादार बनाया गया है, तो इसके बदले में राजा को क्या चाहिए? क्यों बनाया आपको इक्तादार? इसके बदले में इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। अच्छा, हो क्या रहा है? राजा को जब सेना की जरूरत होगी तो इक्तादार अपने यहाँ से सेना प्रोवाइड कराएगा। और इक्तादार को क्या फ़ायदा है ये सब काम करने का? कि वो राजा के लिए सेना तैयार करे और वो शहर की सुख शांति बनाए रखे। वहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा, वहाँ से जो भी पैसा आ रहा है, वो इक्तादार को एज अ सैलरी मिलता था। और इक्तादार उसी से अपने सोल्जर्स की सैलरी भी देता था, है ना, उसी में से निकालता था वो सैलरी। अब कलेक्ट करते थे रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। दे ऑल्सो पेड देयर सैलरीज दी सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। इन रेवेन्यूज से, जैसे मेरठ से जो भी रेवेन्यू आया, वहाँ के इक्तादार अपनी सैलरी भी काट लेते थे, उसमें से बाकी को सैलरी बांट देते थे। अब कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल
एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो कंट्रोल भी तो बहुत जरूरी है, इसीलिए तो ट्रांसफर होते हैं सरकारी ऑफिस में। कहीं एक ही आदमी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर ना आ जाए, या कोई गलत काम कर रहा हो तो पकड़ेगा कौन। तो क्या किया, उस समय इक्तादार्स को भी हटा दिया जाता था और ट्रांसफर कर दिया जाता था बेसिकली। जिससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि मान लो कि तुमने 100 सोल्जर्स रखे मेरठ में, ठीक है, 100 सोल्जर्स में, और तुमने पैसे कमाए 1000 रुपये, तो बाकी तुमने एक रुपया बांट रहे हो एज अ सैलरी, और बाकी के सारे पैसे तुमने अपने लिए रख लिए। तो कैसे पता चलेगा ना, इतना बड़ा राज्य है और उसमें इतने सारे इक्तदार होंगे, तो सब सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उनके ट्रांसफ़र हो जाते थे। और ये भी होता था कि बाप की बेटे को नहीं मिलेगी पोजीशन, ये भी उस समय इन्होंने किया कि पिता की पोजीशन इनहेरिट नहीं होगी बेटों को। एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने कहा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखेंगे तो ये लोग अपना काम सही से करते रहेंगे, जिससे अगला वाला आके कोई इनकी शिकायत ना कर दे, है ना, काम इनको गलती पकड़ी ना जाए। इसके अलावा क्या होता है, दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वर रिगरसली इम्पोज्ड। और इस तरह की हार्श जो कंडीशंस हैं सर्विसेज की कि बेटे को पोजीशन नहीं मिलेगी, पूरा सेना बनानी है आपको, यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा जो था उस समय था, बहुत ज़्यादा रिगरसली एकदम जो है वो एक क्या बोला गया, रेगुलरली वहाँ पे एक तरीके से इम्पोज की जाती थी। ड्यूरिंग द रेन मतलब रूल, किसके रूल के टाइम पर ऐसा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद खिलजी के टाइम पर, मोहम्मद तुगलक के टाइम पर, सॉरी, ठीक है। अकाउंट्स फॉर अपॉइंटेड, अब अकाउंटेंट्स भी आने लग गए अकाउंट संभालने के लिए, कितना रुपया किससे रेवेन्यू में लिया, कितना सोल्जर्स को अपने सैलरी दिया और कितना पैसा आपने अपने ऊपर खर्चा किया, ठीक है। तो अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड होने लगे बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, जो किया जाता था बाय मुफ्तीज के द्वारा। केयर वॉज टेकन, बहुत केयर रखी जाती थी दैट द मुफ्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया स्टेट के द्वारा। ऐसा है ना कि मान लो आपका चीफ मिनिस्टर आपसे अपनी मर्जी से टैक्स लेने लग जाए बिना किसी रोकथाम के, तो जितना मर्जी ले लेगा। तो ऐसे इक्तास पे भी एक कंट्रोल था कि आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते जितना मर्जी आप चाहो, ठीक है। एक स्टेट ने डिसाइड कर रखा है कि इतना इसके पास ज़मीन है तो इतना टैक्स आ सकता है, इतना इसके पास ज़मीन है तो इससे इतना टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। एंड कैप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और उतना जितना सोल्जर की ज़रूरत है उतना ही आपको सोल्जर रखना है। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंडरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, उन्होंने हिंडरलैंड्स को, हिंडरलैंड्स क्या होते हैं, दूर के जो आंतरिक इलाके, पहले तो भाई आजू बाजू के इलाके उनके कंट्रोल में थे, अब दूर दराज के आंतरिक इलाके जो थे, जो अंदर घुस के गाँव वाँव थे ना अंदर अंदर को, उनको भी अपने कंट्रोल में इन्होंने लेना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, दे फोर्स द लैंडेड चिफ्टन्स, उन्होंने जमींदारों को फोर्स किया, द समंताज एरिस्टोक्रेट जिनको बोले जाते हैं, भूमि के जो स्वामी हुआ करते थे, जो रिच लैंड लॉर्ड्स को, कि एक्सेप्ट करो अथॉरिटी हमारी, कि हम तुम्हारे राजा हैं। आपने क्या किया, आप पहले दिल्ली में थे, दिल्ली के सुल्तान थे और आजू बाजू के इलाके ही आपके अंडर में थे, अब आपने दूर दूर के इलाकों पे अपना कंट्रोल किया है, और कंट्रोल करने के बाद आपने वहाँ के जो चिफ्टन्स थे, लैंडेड चिफ्टन्स, जो जमींदार थे, जो भूमि के स्वामी थे, है ना, सामंताज थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच लैंड लॉर्ड थे, उनको कहा कि हमारी अथॉरिटी स्वीकार करो, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं धीरे धीरे ये सुल्तान हर जगह जाके। अब अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असाइनमेंट, के क्या असाइनमेंट रहा, एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। अच्छा जी, आप अलाउद्दीन खिलजी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया कि सारा कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा, जो भी लैंड से चीज़ें पैसा आ रहा है तो सब मुझे मिलेगा रेवेन्यू एक तरीके से जाके। द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टन्स टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड। अब जो उस समय चिफ्टन्स को अधिकार था ना कि आप टैक्स ले सकते हो, सामंत यही तो करते थे, चिफ्टन्स यही तो करते थे कि भाई टैक्स ये लोग लिया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो टैक्स थे ये कैंसिल कर दिए गए, अब आप नहीं लोगे। देवर द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टन्स टू लेवी टैक्सेस वो कैंसिल कर दिए गए, एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। और जो चिफ्टन्स टैक्स लिया करते थे अब उनको कहा गया टैक्स आप भी दोगे, ये भी हो गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड कैप्ट, सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब सुल्तान वाले, पहले तो सुल्तान अपने आजू बाजू पर ही था, अभी दूर दराज के इलाकों में भी सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो मेज़र करते थे लैंड को, और केयरफुली अकाउंट बनाते थे अपना कि नहीं इस बंदे के पास इतनी लैंड है, इससे इतना आएगा पैसा आएगा, और पैसा किस पे जाएगा, खिलजी के पास जाएगा भैया, अब वो पैसा खिलजी जी ले रहे हैं। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स, जो पुराने जो चिफ्टन्स थे हमारे लीडर्स एक तरीके से थे, ट्राइब्स के, चिफ्टन्स एक तरीके से जनजातियों के जो लीडर हुआ करते थे, और जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने सर्व किया
द सल्तनत एज अ रेवेन्यू कलेक्टर। अच्छा, तो उस सल्तनत में इन्होंने रेवेन्यू कलेक्टर का काम भी किया, और एज अ सर्च जो एसेस करते थे ना कि भाई इस आदमी के पास इतनी ज़मीन है, इतना टैक्स होना चाहिए, उसकी तरह इन्होंने काम भी किया था। चिफ्टन्स ने बहुत सारे ओल्ड और लैंडलॉर्ड्स ने भी ये काम किए थे। अब देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। ऑन कल्टिवेशन टैक्स लगता था खर्च, अमाउंट कितना होता था, जितना आपने उगाया 50% किसान अब जो है वो दे देंगे एज अ रेवेन्यू। दूसरा लगता था टैक्सेस आपके जानवरों पर, और तीसरा लगता था आपके घर पे भी। तो 3 तरीके के टैक्सेस हैं, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। बहुत सारा पार्ट्स दिल्ली सब कॉन्टिनेंट का दिल्ली सुल्तान के अंडर में था ही नहीं, बहुत सारा तो बिल्कुल वो अनकंट्रोल ही रह गया था उनके साथ। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था राजाओं के लिए उस समय, जो सुल्तान थे बेसिकली, कि डिस्टेंट प्रोविंसेस को, जैसे कि बहुत दूर दूर की जो जगहें हैं, जैसे कि बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप कर भी लेते हो वहाँ के लोगों पे कंट्रोल, तो थोड़े दिनों में कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, फिर आपकी सेना को भगा देते हैं वहाँ से। तो सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथर्न इंडिया, अब आपने क्या किया, साउथ इंडिया पे अपना कब्जा किया, एनेक्स कर लिया उस जगह को। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ, द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, एंटायर रीजन ने फिर अपने आप को आज़ाद करा लिया आपके सैनिकों से। इवन इन द गंगेटिक प्लेन, जो गंगा के मैदानी इलाके थे, देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, वहाँ जंगल वाला एरिया भी था। दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट, जहाँ सुल्तान की जो फोर्सेस थी ना, सल्तनत की जो फोर्सेस थी वो घुस नहीं पाती थी। लोकल जो चीफ्टिन्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे अपने रूल इन देयर रीजन्स, उन रीजन्स में। समटाइम्स क्या होता था, रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, कुड फोर्स देयर कंट्रोल, वो अपना कंट्रोल कर पाते थे इन दीज एरियाज में, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, केवल थोड़े समय के लिए बस कंट्रोल करते थे, फिर लोग इन्हें भगा देते होंगे। ठीक है, चीफ्टन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन, चीफ्टन्स मतलब सुल्तानी सरदार जो हो जाते थे ना, जो ट्राइब्स के सरदार होते थे, और उनके फोर्टिफिकेशन, उनके किले, उसके बारे में पढ़ते हैं। इब्न बतूता कौन था, एक 14th सेंचुरी का ट्रैवलर था जो मोरक्को से आया, मोरक्को अफ्रीका से आया था। उसने एक्सप्लेन किया चीफ्टन्स को समटाइम्स कि कैसे होते थे ये सरदार। ठीक है, फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स, ये अपने आप को किले में बंद रखते थे, फोर्टिफाइड किले में रहते थे माउंटेन्स पर, इन रॉकी मतलब एक पथरीली जगह पर जो अनइवन होती थी, रग्ड मतलब बिल्कुल उबड़ खाबड़ होती थी, ऐसे प्लेसेस पे रहते थे, एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स, और ये बांस के झुरमुटों में जगह बना के उसमें भी रहते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट होलो, अब वो इन्होंने बताया मोरक्को में होता होगा ऐसा कि वो खाली होते हैं बीच में से, इन्होंने बताया इंडिया में ये जो बैम्बू है ये होलो नहीं होते, इट इज़ बिग, ये काफ़ी बड़े होते हैं। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवेंट, जो आपस में बिल्कुल गुथे हुए होते हैं इसके बहुत सारे पार्ट, दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम, आग भी इन पर प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। एंड दे आर ऑन द होल, ये पूरे के पूरे रहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, अपने आप में देखो तो पूरे बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे बैम्बू। द चीफ्टन्स लाइफ इन दीज फॉरेस्ट, जो इनके सरदारों का जीवन होता था इन जंगलों में, विच सर्व दैम एज रैम्पार्ट्स, ये एज रैम्पार्ट्स की तरह बना लेते थे बैम्बू से। रैम्पार्ट्स क्या है कि बड़ी बड़ी वॉल बना लेते थे, ठीक है, किसकी, मेड अप ऑफ स्टोन की या मड की, यूजुअली क्या है ये पाथ और या रास्ता बना लेते थे, और द टॉप बना लेते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनसाइड विच देयर कैटल रहा करते थे, इनके जानवर रहते थे इन रैम्पार्ट्स में, और इनकी क्रॉप्स हुआ करती थी। एंड देयर इज़ ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, मतलब एक तरीके से बाउंड्री बना ली ना, वहाँ पे अंदर इनकी ये चीज़ें होती थी। दैट एज रेन वाटर वो लोग कलेक्ट करते थे, विच कलेक्ट्स देयर, हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूडेड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मीज़, तो ये नहीं हारे, दे कैन नॉट बी, इनको नहीं हरा पाते थे पावरफुल आर्मीज़ भी, जो एंटर ही करती थी इन फॉरेस्ट में एंड कट डाउन कर लेती थी इनके बैम्बूज को, स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते थे अपने बैम्बू काटने के लिए। ठीक है, द मंगोल्स अंडर घेनिस खान की अगर बात की जाए, इन्वेडेड, इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया भाई, टक्स, क्या लिखा है भाई, टक्सॉक्सियाना भाई, स्पेलिंग याद कर लेना, नॉर्थ ईस्ट ईरान में है 2019 में। एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉथ, और दिल्ली सल्तनत ने ऑनस्लॉथ मतलब क्या होता है बच्चे, धावा बोलना, अच्छा जी धावा बोला गया, सून आफ्टर मतलब मंगोलों के आक्रमण होने लगे दिल्ली पर। अब मंगोल अटैक करते थे और दिल्ली सल्तनत पर इंक्रीज होने लगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ऐसा होना शुरू हुआ। एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक के रूल में भी ऐसा होना शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब खिलजी वंश में आने लगे मंगोल, फिर तुगलक वंश में भी जब स्टार्ट हुआ तो भी आ रहे थे मंगोल हम पर आक्रमण करने के लिए। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी,
अब जो खिलजी हैं, जो तुगलक हैं, ये जो रूलर्स थे, इनको बहुत बड़ी बड़ी आर्मी रखनी पड़ी क्योंकि मंगोल आ रहे हैं, उधर से आक्रमण कर रहे हैं हमारे ऊपर, विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव फिर देखे गए थे, बड़ी बड़ी आर्मी रखी गई जब। द सुल्तान इन द 14th and 16th सेंचुरी, 14th और 16th सेंचुरी के जो सुल्तान हैं उनके बारे में बताया गया। अब आपको टेक अ लुक एट अ टेबल 1 अगेन, दोबारा देखो, यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे दैट आफ्टर द तुगलक एंड सैयद लोधी डायनेस्टी आती है, ये लास्ट डायनेस्टी है हमारी, फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 तक ये रहती है। बाय देन उसके बाद जौहानपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर जो साउथ इंडिया है वो इंडिपेंडेंट रूलर्स का हो जाता है, और जो इस्टेब्लिश करते हैं फ्लोरिशिंग स्टेट्स को एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स अपनी बनाते हैं, समृद्ध है ना, जिसमें लोग खुश हों, पैसे हो सब पे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स। अब ये समय आया 1526 के आसपास जब अफगान्स आए, राजपूत आए, तो ये नए नए ग्रुप्स आने लगे। सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होते हैं इस पीरियड में, वर स्मॉल थे बट बड़े पावरफुल थे, एक्सट्रीमली वेल, अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब बहुत अच्छे से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। शेर शाह सूरी की बात अगर हम करते हैं, सूर लिखा है, सूरी थे ये, 1540 से 1545 स्टार्टेड एज करियर। इन्होंने एक अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो एक मैनेजर की तरह किया था, एक छोटी सी टेरिटरी में अपने अंकल के अंडर में, जो कि बिहार में थे, और इवेंचुअली फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज कर दिया इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से और हरा दिया। मुगल एम्पायर, एक एम्परर थे, राजा थे हुमायूं, उनको हराया था इन्होंने शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह ने कैप्चर्ड किया, कब्जा कर लिया दिल्ली पर एंड इस्टेब्लिश की थी अपनी डायनेस्टी, अपना वंश वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। इट इंट्रोड्यूस्ड, नहीं फिर क्या हुआ, ऑल्दो द शेर शाह डायनेस्टी रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने साल रही थी, 15 साल गई थी। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड फ्रॉम दैम एंड मोर एफिशिएंट। अब इसके बाद इसके ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा जिसने अपने एलिमेंट्स को बोरो किया एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से, और बहुत ही एफिशिएंट अपने आप को बनाया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल। शेर शाह ने इतना बढ़िया अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा था, ऐसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था कि वो एकदम मॉडल बन गए थे कि भाई ऐसा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एक राजा का, और बहुत ग्रेट एम्परर वो बने। उसके बाद अकबर ने उन्हें फॉलो करा और अकबर बहुत ग्रेट एम्परर बने बेसिकली व्हेन ही कंसोलिडेटेड, जब उन्होंने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, एक किया था, ठीक है, शेर शाह सूरी को उन्होंने फॉलो किया था। यू आर अ पीजेंट इन अलाउद्दीन खिलजीज और मोहम्मद तुगलक्स रेन एंड यू कैन नॉट पे द टैक्सेस, जो भी डिमांड किया जा रहा है सुल्तान से, तो व्हाट विल यू डू, क्या करो तुम, क्या करो, फिर सुल्तान करेगा जो करना है, ठीक है। तो चलो जी, होता है यहाँ पर चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।